तो वो सांस्कृतिक रूप से बहुत संपन्न है, लेकिन कुछ वहाँ पर पिछले 1-2 दशक से वहाँ पर सूखा वगैरह के चलते वहाँ थोड़ा दिक्कत होती है। तो पत्रकार के रूप में मैंने देखा चीज़ों को कि हम समस्याएं उठा सकते हैं, हम समस्याएं दूर नहीं कर सकते। समस्याएं दूर करना होगा तो हम लोगों के साथ क्या होता है, पूरा फुल फ्लैश ऑफिस आवास पे भी होता है कि अगर घर पे भी किसी दिन अगर 2 घंटा रह गए तो वो काम ही करेंगे। स्टेनो होगा, घर में भी कंप्यूटर होगा, घर में भी सारी फाइलें होती हैं, घर से भी लेटर जारी होता है। तो 2 कार्यालय होते हैं हम लोग के। जो घर का कार्यालय होता है उसको आगे भेज दिया हो, वो कोई फॉरवर्ड कर दिया हो, तो धरातल पे जैसे अभी आपके यहाँ आने में मुझे 1 घंटा लेट क्यों हुआ, मुझे पब्लिक ने फोन किया कि सर हमारे घर डूब गए। एकदम जो टेंशन फ्री होता हूँ, ऐसे नहीं कि रात भर जग रहे करवट बदल रहे, सीधा 8 बजे कुछ नहीं पता क्या हो रहा है, एकदम बेस्ट विशेष है और डूब आ गया। लेकिन जहाँ सपना होता है वहीं तो हकीकत बदलेगी। हाँ सर, आपकी हकीकत तो सपना शुरू होती है ना जब। नमस्कार सभी का। आज हमारे एकेडमी इंजीनियर डॉक्टर एकेडमी में हमारे गढ़वा जिला के एसडीएम सर आए हुए हैं और सर अपने जीवन के बारे में और अपने क्या उनका काम रहता है एज एसडीएम और उन्होंने कैसे अपनी पढ़ाई की, कैसे ये रास्ता सफर रहा उनका अभी तक, आज सर से जानेंगे। सर प्रणाम सर। थैंक यू आप बुलाए हैं, बहुत अच्छा। और सर सबसे पहले अपने हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपका सर जन्म कहाँ हुआ और आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरुआत हुई। मैं उत्तर प्रदेश का बहुत कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ इलाका है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है। वैसे तो वो सांस्कृतिक रूप से बहुत संपन्न है, लेकिन कुछ वहाँ पर पिछले 1-2 दशक से वहाँ पर सूखा वगैरह के चलते वहाँ थोड़ा दिक्कत होती है। तो महोबा जिला पड़ता है मेरा और वहीं पर एक छोटा सा गांव है, उसी में पला बड़ा हूँ। और प्राइमरी स्कूल के बाद जो इस समय सीजन चल रहा है बरसात का, इन दिनों यहाँ तक पैरों तक कीचड़ में मतलब पैर रख करके हम लोग जाते थे, कीचड़ में सनते हुए। मेरा जो जहाँ जूनियर हाई स्कूल था, 6वीं 7वीं 8वीं जहाँ से किया, वो मेरे घर से 5-5.5 किलोमीटर दूर था और कोई रास्ता नहीं था। तो इस समय जो बारिश का समय होता था बड़ा चैलेंजिंग होता था। इसके बाद उससे भी आगे 6 किलोमीटर दूर था, लगभग मेरे घर से 12 किलोमीटर दूर था। वहाँ से 9th 10th 11th 12th जनतंत्र इंटर कॉलेज स्कूल पहाड़, वहाँ से किया। फिर इसके बाद तैयारी करने इलाहाबाद चला गया। इंजीनियर, मैं भी आपकी तरह इंजीनियर बनना चाहता था, किसी कारण से इंजीनियर नहीं बन पाया। उस समय IIT में बहुत कम वैकेंसी हुआ करते थे। तो पहली बार 95 में 12th करके 96-7 में मैंने दिया JEE का, लेकिन मेरा नहीं हुआ। मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज जो वहाँ पर है उसमें मेरा जरूर वेटिंग लिस्ट में आया था, 141 या कुछ था, तो उसमें मेरा एडमिशन हो रहा था। लेकिन किसी कारण से फीस वगैरह जो बहुत सारी चीज़ें थी, नहीं उसमें एडमिशन हो पाया। तो इंजीनियर बनने का सपना रह गया। लेकिन इसके बाद फिर बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA किया और MPA किया, मास्टर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और आज तो मान लो यहाँ पर साथ में आ गया। जो सेवा में आने का सर कहाँ से आपको सर मोटिवेशन मिला कि सिविल सर्विसेज जाना चाहिए हमको प्रिपरेशन में, फिर आप खुद से जानकारी हासिल की या फिर कोई ऐसा शख्स ने आपको ऐसे जानकारी दी सिविल सर्विसेज के बारे में, आप बताना चाहेंगे सर? नहीं, दरअसल क्या होता है ना, जो सिविल सेवा का एक भाव होता है, जो मतलब सेवा भाव जिसको बोल सकते हैं, हाँ सर, वो बचपन से ही होता है किसी में भी। जैसे आपका भी इंजीनियर्स के आपका की पढ़ाई जरूर है, लेकिन आप वर्सेटाइल पर्सनालिटी है, मतलब कि इंजीनियर्स के अलावा भी आप चाहते हैं कि समाज में कुछ करें। हाँ सर। तो वही मेरे साथ भी था और यही कारण था कि मेरा ये केवल प्रशासनिक सेवा में ही चयन नहीं हुआ था, बाकी 3 सेवाओं में चयन हुआ था। असिस्टेंट कमिश्नर श्रम में भी हुआ था मेरा, और कमर्शियल टैक्स में भी हुआ था मेरा उत्तर प्रदेश में। लेकिन मैंने उन सेवाओं को छोड़ा, हालांकि सैलरी उसमें ज़्यादा थी, यहाँ से ज़्यादा सैलरी थी, लेकिन मुझे लगा कि वहाँ चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर के रूप में हो, चाहे वो सेल टैक्स के अफसर के रूप में हो, वहाँ पर समाज के लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता था। तो समाज का जो समाज के प्रति कुछ करने का जो भाव है, वो आपको भारतीय प्रशासनिक सेवा हो चाहे राज्य प्रशासनिक सेवा हो, उसमें आप ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, इसलिए इसको चुना।
और कैसे इस तरफ आया ये क्या अलग क्या बात है। किसी झुकाव सर इसमें कैसा आया? मैं इस सेवा में आने से पहले 10 साल तक पत्रकार था। अच्छा। दिल्ली में पत्रकारिता की, और जब पत्रकार के रूप में मैंने देखा चीज़ों को कि हम समस्याएं उठा सकते हैं, हम समस्याएं दूर नहीं कर सकते हैं। समस्याएं दूर करना होगा तो आपको या तो मुख्य धारा में राजनीति में आना होगा, कार्यपालिका का हिस्सा बनना होगा, या फिर स्थायी कार्यपालिका के रूप में आपको प्रशासनिक सेवा में या इस प्रकार की मजबूत सेवा में किसी में आना पड़ेगा, तब आप समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। तो उस पत्रकारिता के दौर में ही बहुत सारे अधिकारियों से मिलता था, बहुत सारे लोगों से बातचीत होती थी, तो मुझे लगता था कि यहाँ पर काम करने का स्कोप बहुत ज़्यादा है। आप डायरेक्ट किसी को वेलफेयर स्कीम से जोड़ सकते हैं, उसके जीवन स्तर को बढ़ा सकते हैं, कम से कम उसकी न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने की सोच सकते हैं। इसलिए मेरा पहले से ही ड्रीम था कि मैं प्रशासनिक सेवा में हूँ। मतलब सर पूरा ग्राउंड लेवल पर चेंज लाना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा रास्ता है कि समाज के लिए पूरा ग्राउंड लेवल से उठ के काम कैसे मेजर चेंज तो आप नहीं कर सकते, पूरा एकदम से काया पलट तो नहीं कर सकते। हाँ, मतलब लेकिन अपने स्तर पर, अपने एंड में जितने आपके संपर्क में लोग होंगे, जो स्टेक होल्डर होंगे, हाँ सर। उनको आप यथासंभव कुछ तो कर सकते हैं। हाँ सर। इसलिए मुझे प्रशासनिक सेवा अच्छा लगा, और सभी स्टेट में मेरा पहली चॉइस कई लोग पुलिस सेवा को पहला चॉइस कर देते हैं, हाँ, लेकिन मेरा प्रशासनिक सेवा ही हर जगह चॉइस था, और एकमात्र यही चुनना ही था मुझे। सर जैसे हम एक और चीज पूछना चाहेंगे सर आपसे कि ये जैसे एसडीएम आपका रोज का सर क्या दिनचर्या रहता है, जरा सर लोगों को बताइए इस बारे में कि पूरा शेड्यूल क्या रहता है सर सुबह से लेकर शाम तक का, और कैसे कैसे चीज़ें आप मैनेज करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जो एसडीएम होता है वो अपने सब डिवीजन का, समझ लीजिए, सर्वे सर्वा होता है। सर्वे सर्वा मीन्स कोऑर्डिनेशन को लेकर के कि उसको सभी विभागों के बीच समन्वय रखना है, उस क्षेत्र की कानून व्यवस्था को देखना है, शांति बरकरार रखना है, सामाजिक सौहार्द बना के रखना है, प्लस बहुत सारे ऐसे जो रूटीन काम है जो सीआरपीसी के तहत या बीएनएसएस के तहत, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, उसको बहुत सारा न्यायिक काम भी करना पड़ता है। जैसे ट्यूसडे और फ्राइडे को मेरा कोर्ट लगता है, तो उसमें लगभग दोनों दिन 100 के आसपास केसेस आते हैं, जिनको सुना जाता है, एनालिसिस किया जाता है, दोनों पक्षों की दलीलें देख करके फिर निर्णय सुनाया जाता है। तो एक न्यायिक काम भी है, प्लस अगर कहीं डेवलपमेंट स्कीम्स हैं पूरे अपने अनुमंडल में, जैसे मेरे अनुमंडल में 7 ब्लॉक हैं, उन सभी 7 ब्लॉक में कहीं कोई अगर सरकार की किसी कल्याणकारी योजना को धरातल में जाने तक पहुंचने में कोई दिक्कत हो रही है, या कहीं पर कोई हर्डल आ रहा है, तो उसको देखना, कहीं कोई करप्शन है, कहीं कोई शिकायत है, उन सबको देखना है, मतलब डेवलपमेंट स्कीम को भी देखना है। तो कहने का मतलब दायरा ज़्यादा हो जाता है कि कोई ऐसा विभाग नहीं होता है अनुमंडल का, या कोई ऐसा कार्यालय नहीं होता है जिसके हस्तक्षेप आपको नहीं करना, जिस पर, या जिसका प्रॉपर फंक्शनिंग आपको नहीं देखना है, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, सब कुछ देखना। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है। इसके अलावा पब्लिक से कैसे हम लोग बेटर कम्युनिकेशन कर सकें, जनता के बीच में हमारी दूरी कैसे कम हो, जैसे आप बुलाए हम तुरंत आ गए, तो ये भी एक पब्लिक से या नागरिकों से दूरी कम करने का एक तरीका है। आपने देखा होगा कॉफी विद एसडीएम एक कार्यक्रम मेरा चलता है, तो सिर्फ इसके लिए कि हम समाज को अच्छी तरह समझ पाए, समाज हमसे क्या चाहता है। अल्टीमेटली मेरा काम पूरी सोसाइटी में हारमोनी बना के रखना, कोई कहीं पर दंगा फसाद ना हो, कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो, एकदम सबके जीवन सुखमय हो, कहीं कोई भूखा ना रहे, कहीं किसी को स्वास्थ्य की कमी ना हो, कहीं किसी शिक्षा की कमी ना हो। ओवरऑल जो वेलफेयर है इस अपने 7-8 जो 7 मेरे ब्लॉक है, वो मेरा काम है। दिनचर्या की बात बताई आपने, तो थोड़ा सा मैं लेट राइजर हूँ, थोड़ा लेट उठता हूँ। उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि मैं लेट नाइट तक काम करता हूँ। हाँ सर। कभी कभी 1, 1:30, 2 भी बज जाता है, तो स्वाभाविक है कि नींद पूरी करने के लिए लेट आदमी जगेगा। तो मैं वही 8 बजे के आसपास मेरा जनरली जागना होता है। हाँ सर। तो 1 घंटे 1.5 घंटे जो अपना नहाना धोना, पूजा पाठ, ये सब होता है। 10 बजे तैयार होकर के इसके बाद फिर ऑफिस जाना होगा तो ठीक है, नहीं तो फील्ड जाना होता है। पहले से बहुत सारे काम मिले होते हैं कि ये जांच करना है, वो जांच करना है, कभी राज्य से जांच करने का आता है, डीसी सर से आता है, बहुत सारे जांच, तो फील्ड में निकल गए। लेकिन ऑफिस का कोई काम हर्डल नहीं होता है कि मैं अगर फील्ड में भी हूँ
तो अगर 5 बजे भी आऊँगा, 6 बजे भी आऊँगा तो भी देख लूँगा कि कोई लोग खड़े तो नहीं है, पता करा लेता हूँ कि ऑफिस में कोई खड़ा तो नहीं है, कोई खाली नहीं जाए, या बहुत अर्जेंट है तो उनके घर में बुला लेता हूँ। तो हम लोगों के साथ क्या होता है, पूरा फुल फ्लैश ऑफिस आवाज़ पे भी होता है कि अगर घर पे भी किसी दिन अगर 2 घंटा रह गए तो वो काम ही करेंगे, उस समय ऑफिस ही चलेगा, घर में भी स्टेनो होगा, घर में भी कंप्यूटर होगा, घर में भी सारी फाइलें होती हैं, घर से भी लेटर जारी होता है। तो 2 कार्यालय होते हैं हम लोग के, जो घर का कार्यालय होता है उसको आवासीय कार्यालय या गोपनीय कार्यालय बोलते हैं, और जो मुख्य कार्यालय है वो तो है ही, कोर्ट हमेशा मुख्य कार्यालय में चलेगा, कभी गोपनीय कार्यालय में नहीं चलेगा। तो मैक्सिमम टाइम मेरा फील्ड में निकलता है। मेरा ये मानना है कि आप जितना ज़्यादा फील्ड में जाएंगे आपको वास्तविक स्थिति पता चलेगी। हम चाहें तो अपने वीडियो को या सीओ को भेज करके मंगा सकते हैं कि हाँ इसकी स्थिति बताइए क्या है। हो सकता है उसमें कुछ मिलावट हो, या हो सकता है कि उन्होंने भी ना देखा हो, किसी नीचे अपने नीचे वालों को भेज दिया हो, वो कोई फॉरवर्ड कर दिया हो। तो धरातल में जैसे अभी आपके यहाँ आने में मुझे 1 घंटा लेट क्यों हुआ, मुझे पब्लिक ने फ़ोन किया कि सर हमारे घर डूब गए, लगमा के पास कोई गाँव था, टोला था। मैं चाहता तो सीओ को बोल देता कि जाओ भाई देखो, मैं सोचता तो मैं थाना प्रभारी को बोल देता जाकर देखो क्या स्थिति है। मुझे लगा कि वो लोग जाते रहेंगे, मैं पहले देख के आता हूँ, जब मैं पहले देख लूंगा अकॉर्डिंगली सभी को निर्देश दूंगा। तो जब देख लिया तो फिर मैंने आरसीडी के इंजीनियर को निर्देश दिया, सीओ को निर्देश दिया, वीडियो को निर्देश ये दिया कि देख लीजिए जो घर डूबे हैं कहीं खाना उनके यहाँ बना के नहीं, मैंने तो खाना की व्यवस्था कराई है, नहीं यार क्या वहाँ सेफ है रुकना तो कम से कम बगल के पंचायत भवन में शिफ्ट कराइए, या आंगनबाड़ी में शिफ्ट कराइए, स्कूल में शिफ्ट कराइए। तो ये चीज़ें मेरे दिमाग में है, जब कुछ सूचना मिलती है पहले नंबर खुद चला जाता हूँ। तो ये मेरा जो दिनचर्या है वो मैक्सिमम मेरी फील्ड में ज़्यादा गुजरती है। कभी कभी लगता है कुछ शिकायत आती है कि अमुक जगह ऐसा इलीगल काम हो रहा है, मैं सुनी सुनाई बात पे भरोसा कम करता हूँ, मैं उठ के चल देता हूँ कि चलो हम खुद चलते हैं। कभी कभी रात में निकल जाता हूँ, 2 बजे 1 बजे 3, एक दिन तो हम लोग पूरे रात घूमे, 4 बजे घर पहुँचे। तो लोग बताते हैं तो पुलिस का काम कर रहे हो, नहीं पुलिस का काम नहीं कर रहे, हम अपने इलाके को, जो मेरा इलाका है उसको अगर बेटर वे में जानना है तो हमें घूमना पड़ेगा। और लोगों को जानने के लिए ही कई बार हम एक टोल फ्री नंबर भी, अब तो खैर पैसा लगता नहीं किसी फॉर्म में भी, देखिए एक नंबर जारी करते कई बार, 1 आध महीने 2 महीने में हम नंबर जारी करते रहते हैं, कोई समस्या हो कोई फीडबैक हो तो दीजिए। तो उससे बहुत सारा मेरा इन्फॉर्मेशन आती है। कॉपी विद एसडीएम है, वो भी एक सूचनाएं लेने का ही एक माध्यम है। हर हफ्ते 50 से 60 लोग या 40-50 लोग तो आ ही जाते हैं, नए लोग जो पहले कभी नहीं आए होते हैं, उनसे इंटरेक्शन होता है। तो यही दिनचर्या है। अब ऑफिस से जब आ जाते हैं 6 बजे 7 बजे, तो अपने आवासीय ऑफिस में बैठते हैं करीब 2 घंटा। तो जो भी पेंडिंग काम रह गया, जो वहाँ नहीं कर पाए वो कर लेते हैं, पूजा पाठ घर वाला घर का करते हैं शाम को। इसके बाद फिर जो ऑर्डर सुनाने होते हैं अगले दिन या 2 दिन बाद 3 दिन बाद, उनको अकेले में एकांत में बैठ के लिखता हूँ। बहुत सारे जो डाक आती है दिन भर की, नहीं अगर देख पाते हैं तो उसको भी सारा कि आज की डाक आज ही देख लें, उसको लेटर वगैरह देखना, फिर किसको क्या निर्देश देना, ऐसे करते करते लगभग 10:30 बज जाता है। फिर आधा घंटा 10:30 से 11 बजे गांव में बात करता हूँ, माता पिताजी से जो डेली का दिनचर्या है वो 10:30 से 11 बजे के बाद फिर आधा घंटा फिर बच्चे रहते हैं रांची में, उनसे बात करेंगे, उनको फिक्स है कि 11 बजे ही फ़ोन आएगा, 11 साढ़े 11 बजे, फिर 11:30 बजे से लेकर के फिर हमारा अपना क्या काम करना है या अपना कुछ पढ़ना है तो अपना भी पढ़ता हूँ। चूँकि अभी भी मैं पीएचडी कर रहा हूँ, जैसे मेरा ऑनगोइंग है, अभी कुछ ना कुछ पढ़ाई में करता रहता हूँ। मेरा कहना है कि जब हमेशा ज़िंदगी भर आदमी को पढ़ते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहेगा। तो 1-1.5 घंटा अपना कुछ पढ़ना लिखना जो भी है वो, या कल की प्लानिंग क्या है इस टाइप का, या कोई केस वगैरह है, हाई कोर्ट का केस है या कुछ है, उस पर कुछ एकदम एकाग्रता से लिखना है, तो वो ऐसे करके वो एक करीब डेली मेरा बजना है, 1-1.5 ऐसे। पता चला सोते समय कुछ नहीं तो चलिए 10-15 मिनट भजन है तो सुन लेते हैं, फिर जब सुकून नींद आ गई इसका फिर 1 बजे जब सोता हूँ या 1:30 बजे तो एकदम जो टेंशन फ्री सोता हूँ। ऐसे नहीं कि रात भर जग रहे करवट बदल रहे, सीधा 8 बजे कुछ नहीं पता है क्या हो रहा है, घोड़े बज के सोता हूँ। तो इसलिए कि कोई टेंशन लेके नहीं सोता हूँ, ना कोई 99 का चक्कर है कि भाई यहाँ मेरा घर हो जाए, वहाँ मेरा ये हो जाए, ऐसा कुछ नहीं। तो आराम से 8 बजे, कभी तो आज तो शायद मैं 8:30 या 8:45 उठा हूँ, तो पूरा दम भर सोता हूँ और ऑफिस की टेंशन लेके घर नहीं जाता हूँ। सब चीज़ का टाइम फिक्स है कि ऑफिस को जितना टाइम देना उतना देना है, पब्लिक। हाँ, एक चीज़ नहीं है मेरे साथ कि मेरा फ़ोन 24 आवर वर्किंग रहता है, उसका कभी कभी मुझे खामियाजा भुगतना पड़ता है, किसी दिन नींद खराब हो जाती है।
कोई अगर 1 बजे भी फोन कर देगा तो मैं उस समय जवाब देता हूँ, उठाता हूँ कि हाँ बताइए क्या समस्या है। मैं ये सोच के रहता हूँ कि अगर कोई 1 बजे फोन किया है तो पहले तो कोई एसडीएम को फोन करने के पहले 4 बार सोचेगा। हाँ सर। अगर किया है इसका मतलब कोई बहुत मजबूरी है उसकी, और जब कोई बहुत मजबूरी में है तो मेरे सोने से ज्यादा उसका फोन सुनना जरूरी है। लेकिन कई बार जब ऐसे हुल जलूल फोन आ जाते हैं तब फिर लगता है कि यार बेकार में फोन, कभी कहेगा सर मुझे आधार कार्ड बनवाना कहाँ से बनेगा, तो हम कहेंगे यार ये इतना जीवन मरण का प्रश्न तो नहीं है कि आप रात में 1 बजे एसडीएम जगा के पूछ रहे हो। तो फिर गुस्सा भी आती है, लेकिन फिर भी उसको बता देते हैं पोलाइटली, पहले उसको डांटता भी हो, फिर वो कहता सॉरी सर हमने, सॉरी नहीं, जब फोन किया है तब सुन भी लीजिए भाई, जब आपने जिस मंशा से फोन किया है तो सुन बता भी देते हैं उसको। तो ये रहता है। मैं बस एक चीज जरूर है कि मैं 16 में रहता हूँ सबके लिए, चाहे वो टेलीफोनिक हो, जैसे आपसे मेरा इतना, बस एक बार आप आए थे मेरे पास, इतना बहुत ज्यादा मेरे आपसे कोई संपर्क नहीं था। आपने कहा सर मुझे आपको हम बताना चाहेंगे सर अपने ऑडियंस को। सर को हम 7 बजे करीब कल कॉल लगाए थे। सर बोले ठीक है सर, एक बार में बोलते हैं कि कल प्रोग्राम रखते हैं क्या दिक्कत है, और उसके बाद सर बोले थोड़ा बिजी है सुबह, हम बात करते हैं थोड़ी देर में। और सर टाइम निकाल के 10:30 बजे कॉल करते हैं हमको, सुबह कल रखते हैं प्रोग्राम 12 बजे दोपहर का। हम बोले सर 10:30 बजे टाइम, अभी आप हम कॉल के, विश्वास ही नहीं हो रहा है सर कि आप कॉल करके हमको बता रहे हैं अभी कि इतने, मतलब सर 10:30 बजे सर, मतलब कि समय निकाल के सर हमको बताएं, क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर कि इसी सिंप्लिसिटी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। और सर को जिस दिन सर से मिला हूँ तब से सर मेरा आदर्श बन चुका है। थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि फ्यूचर में अगर मैं मौका अगर मिले मुझे अधिकारी बनने का, तो सर के जैसा बनना चाहूँगा। और मैं प्रयासरत भी हूँ, मतलब 2 अटेम्प्ट हुआ है यूपीएससी में। बहुत अच्छा है। और मैं चाहता हूँ कि मैं मम्मी पापा के बाद जो अगर मेरा रिजल्ट होता है तो सर को खबर दूं मैं, एकदम सर आपका लड़का है आईएएस अधिकारी बन गया है। एकदम बेस्ट विशेष है और खूब आगे जा। लेकिन जहाँ सपना होता है वहीं तो हकीकत बदलेगी। हाँ सर। आपकी हकीकत तो सपना से शुरू होती है ना, जब सपना है तभी तो, जैसे यहाँ क्या लिखा कि जो सबसे पहला वाला है, हाँ सर, कि यू कैन अचीव मोर देन यू थिंक, मोर देन यू थिंक। तो यहाँ तो मोर देन आप जितना सोच रहे हैं उतने की बात है, सोच रहे हैं तो बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। तो कल आप जब फोन किए तो मैं किसी प्रोग्राम में था, कहीं पब्लिक का ही प्रोग्राम था। हाँ सर। तो हमने कहा बता नहीं सकते हैं कि कितने बजे आएंगे, लेकिन आपको कॉल करेंगे। तो फिर मुझे जब 10:30 बजे करीब मुझे समय मिला, सबसे फ्री हुआ, तो मैंने आपको कॉल किया कि हम 12 बजे आपके यहाँ आए। सामान्यतः अधिकारियों को होता है कि संडे को कहीं ना जाओ, आराम से सो। मैं कहता हूँ संडे को मैक्सिमम जाओ, क्योंकि उस दिन ऑफिस का टेंशन नहीं है। अरे 1-1 मिनट का जितना उपयोग करो, क्या दिक्कत है। सर हमारा एक ईडी अकेडमी का ग्रुप है, मेरे दोस्तों का बीआईटी कॉलेज का, उस ग्रुप में सर मैंने नोटिफिकेशन डाला कि हमारे गढ़वा के लिए एक बहुत बड़ा बात है कि एक ऐसे एसडीएम आए हुए हैं हमारे शहर में, जो रात में भी मतलब अवेलेबल है सभी के लिए। सर उसमें लिख के कोड डाले हम, ऑफिसर नेवर ऑफ ड्यूटी, नेवर आउट ऑफ ड्यूटी। क्या बात सर अभी हम डाले हुए हैं, आपको सेंड करेंगे आपको इस मैसेज को। बस सर मेरे सारे दोस्त तो खुश हुए कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है कि रात को कोई इतने बड़े अधिकारी अवेलेबल है। मतलब अभी लगमा के लोगों ने जो फोन किया था मुझे, वो वहाँ के कोरवाड़ी पंचायत है, उसके मुखिया जी ने फोन किया था, और उन्होंने फोन किया मुझे 12:06 पर, जो आपके पास पहुंचने वाला था। 12:06 पर फोन किया और मैं 12:18 पर उनके यहाँ पहुंच गया, मतलब कि 10 किलोमीटर का दूरी भी थी। हाँ सर। तो बोले कि सर ऐसा कैसे, आप उड़ के आ गए क्या? हमने कह रहे अगर आना है अधिकारी को 10 मिनट तो बहुत होता है, 10 मिनट 10 किलोमीटर के लिए। हाँ बोले हम सोच रहे थे आप आएंगे तो जरूर, आपका जो नेचर है, लेकिन मैं सोच रहा था कि आधा घंटा के अंदर बाद आए। तो हम नहीं, अब जब आप फोन कर रहे हैं कि लोग डूबे हुए हैं, अगर डूबी होगी स्थिति भी अगर हम आधा घंटा बाद आते तो क्या मतलब। तो जाकर के उनका रिजॉल्व हुआ जितना संभव था। सर एक और सवाल पूछना चाहूँगा सर आपसे। सर आपके जीवन में कोई ऐसा पल सर जो मतलब आपको बहुत ज्यादा भावुक करके रखा है, मतलब भावुक किया आपने आपके जीवन में, कोई ऐसा क्षण बताना चाहेंगे सर आप? मतलब ये सर्विस में ये ऐसा कुछ पल आपके साथ कोई सा बीता हो? देखिए ऐसा तो अचानक तो याद नहीं आएगा, लेकिन देखिए इंसान एक भावनात्मक प्राणी है, तो हो सकता है कि प्रतिदिन कुछ न कुछ ऐसे भावुक क्षण आते हों। तो अब लेकिन तत्कालिक उसको रिकॉल करना कि भाई कब ऐसा मैं भावुक क्षण आया है, तो ऐसा तो याद करना नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ठीक है सर। मतलब सर एक और सवाल, जैसे कि अभी आप सर ये मतलब गढ़वा को सर आप मतलब कि गढ़वा पर सर क्या क्या अभी काम हो रहा है, मतलब और आप गढ़वा कहाँ देख रहे हैं सर अगले 2-4 साल बाद गढ़वा के डेवलपमेंट को लेकर क्या क्या काम चल रहा है, और आपके तरफ से क्या एफर्ट जा रहा है आपके एडमिनिस्ट्रेशन तरफ से?
थोड़ा पब्लिक को बताइए सर इस बारे में। देखिए, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन बहुत छोटी चीज़ है। जो समाज है, जिसको सिविल सोसाइटी बोल सकते हैं, नागरिक समाज बोल सकते हैं, जो समाज है वो बहुत पावरफुल है। और समाज जब चाहता है तभी बहुत बड़ा बदलाव होता है। और प्रशासन समाज का एक छोटा हिस्सा है, उसकी मदद करने के लिए है। तो जो गढ़वा का समाज है वो निश्चित रूप से बदल रहा है। और मैंने देखा है कि अब लोग यहाँ पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। और वैसे तो व्यापारिक केंद्र रहा है, शुरू से केंद्र रहा है, संपन्न इलाका रहा है, लेकिन कई मामलों में व्यापार से बाहर भी बच्चे निकल रहे हैं। अभी देखिए कि पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे यूपीएससी और बड़े बड़े मतलब एग्जाम्स के में बच्चे यहाँ से क्वालिफाई कर रहे हैं। और हम कभी कभी उसमें जाते हैं, उसमें लाइब्रेरी में जाते हैं, तो पिन ड्रॉप साइलेंस में इसका पढ़ाई करते रहते बच्चे। तो गढ़वा में लोगों में कुछ नया कर गुजरने की, आप जैसे बच्चों में जो नए लड़के अभी हैं उनमें भी एक नया आ रहा है। तो गढ़वा बदल तो रहा है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल रूप में देखें तो भी गढ़वा में बदलाव हो रहा है कि देखिए फ्लाईओवर और बाईपास, टाउन हॉल, नया कलेक्ट्रेट, इस प्रकार सो मेनी थिंग्स नई नई आपको देखने को मिल रही हैं। और एक चीज़ और इसमें कहेंगे कि थोड़ा सा और जो है, यही नहीं पूरे देश भर लोगों में थोड़ा और सिविक सेंस की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए परसों ही हम एक जगह जांच करने गए मझियाओं में, तो वहाँ की कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि सर यहाँ बहुत अच्छा शमशान शेड बनाया था, फाइबर का, सब दो दिन में उखाड़ के ही ले गए उसको। तो ये थोड़ा सेंस जरूरी है। मान लीजिए रोड सामने है, अंदर खूब साफ है, लेकिन पूरा जो साफ करेंगे पूरा उठा के रोड पर डाल देंगे। तो वो भी मतलब नागरिक समाज को भी या सिविल सोसाइटी को भी और अच्छा करने की आवश्यकता है। यहाँ बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये गढ़वा की बात नहीं है, हर जगह की बात है। तो वो थोड़ा सा अगर सब नागरिक अगर चाह लेंगे यहाँ के, खासकर अगर यूथ अगर चाह लेगा, यूथ दूसरों को जो अपनी चीजें हैं उनको प्रोपोगेट करने के सबसे अच्छा माध्यम होता है। जैसे आज भी आप बात कर रहे हैं, हाँ सर, तो कुछ लोग जरूर देखेंगे, 100, 200, 500, 1000, 5000 कुछ लोग जरूर देखेंगे। हाँ। तो ये प्रोपोगेट हुआ चीजें। इसी प्रकार से इन सब चीज़ों, अच्छी चीज़ों को प्रोपोगेट किया जा सकता है कि भाई अपने सामने डस्टबिन जरूर रखिए, आप बाहर कूड़ा मत डालिए। छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। मान लो जो सड़क पे आज कूड़ा दिख रहा है, अगर वही दिखना बंद हो जाएगा तो वही शहर आपको सुंदर दिखेगा। आप अगर मैं गुमला में था कुछ दिन के लिए, तो एक चौराहा था वहाँ पर, पटेल चौक, वहाँ पूरा लोग ऐसे ही चौराहे पे पेशाब करते थे खुले में सब, और कूड़ा सब वहीं फेंक देता था। तो कहने का प्राइम जो क्वेश्चन था, अगर कोई गुमला गया है जानता होगा वो, तो उसको जो है ना, मुझे लगा क्या करें यार, क्या करें। तो उस जहाँ पर लाइन से चारों तरफ लोग पेशाब करते थे, वहां पर मैंने क्या किया, हल्की सी बागवानी करा दी, आगे से ऐसे हल्की सी बाउंड्री सी करवा दी। और ऐसे खर्चा करके नहीं, जो मेरे नगर निगम का जो स्क्रैप मटेरियल था, टूटा फूटा जो लोहा था, उसी से कुछ करवा के ऐसा लगवाया, टायर आयर थे उससे लगवा करके अच्छा सा सजवा दिया, अंदर फूल पत्ती लगवा दिए, सेंटर में फव्वारा टाइप के लगवा दिए। मेरा ज्यादा खर्चा नहीं होगा, पूरे काम में 1-1.5 लाख 2 लाख खर्च हुआ होगा। तो वही शाम को और लाइटिंग करवा दी। शाम को जब वहीं खड़ा था, मेरे आदत है रात में घूमना, 10 बजे के आसपास की बात है, एक आदमी उतरा बस से और मेरे से पूछ रहा है कि सर ये कौन सा शहर है? हमने कहा गुमला है। बोले गुमला है? हमने आप कहा? बोले तो गुमला ही कहूँ। तो हमने गुमला के हो, मैं बाहर का, बोले सर मुझे लगा मैं गलत जगह उतर गया, ये तो गुमला नहीं है। हमने गुमला ही है। कौन सा चौक है सर? हमने की पटेल चौक है। पटेल चौक है? तो हम सर इतना बदल गया। पर उसको हमने वो चीज रिकॉर्ड किया कि देखिए रैंडम जो हमने अभी कहाँ थे। बोले सर मैं 3 महीने से दिल्ली में था, मैं आज आया हूँ, घर में कुछ मिसहैपनिंग हो गई है तो आया हूँ। तो हमने क्यों, ऐसा नहीं था गुमला? बोले नहीं सर, तो लग रहा है और जगह आ गए। तब मुझे बड़ी खुशी रही, क्योंकि वो उस व्यक्ति से बोल रहा है कि बहुत बदलाव आ गया, जो व्यक्ति बदलाव का कारण बना था। तो कहने का मतलब कि चीजें छोटी छोटी क्यों ना हो, उससे बदलाव चेंज आता है। अब मान के चलिए हमने टाउन हॉल बनवाया, अब लोग पत्थर मार के उसका शीशा ही फोड़ दे रहे हैं। तो ये चीजें तब संभव है, 100% तब रहेगा जब लोगों में नेशनल कैरेक्टर आएगा। हाँ सर। व्यक्तिगत कैरेक्टर तो है। जैसे 1-2 बार जब मैं नगर परिषद में था, मार्केट में पूछा मैंने कि बाहर कूड़ा क्यों पड़ा,
बोले सर जागरूकता की कमी थी, हम अब नहीं फेंकेंगे। हमने अंदर देखा तो एकदम क्लीन साफ। हमने की जागरूकता की कमी हम तब मान सकते थे कि अंदर भी गंदा होता। अंदर तो आपका एकदम एक मतलब कि कहीं सीख भी नहीं पड़ी, एकदम इतना साफ है। ये जागरूकता का भाव नहीं है, ये मैं का भाव है कि आपको लगता है ये मेरा है, सड़क मेरी नहीं, सड़क तो पब्लिक की मेरी नहीं है। तो हमने जिस दिन आपके अंदर ये भाव आ जाएगा कि ये सड़क भी मेरी है, ये शहर भी मेरा है और ये उतना ही मेरा है जितना मेरा ये शोरूम है, तो ये फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो ये धीरे धीरे आएगा ये सब। हाँ सर, ये एक चीज हम भी देखे हैं सर, लोग अपने घर को पूरा साफ सुथरा रखेंगे, कचरा बाहर रोड पे फेंक दो, वही लोग अपना प्रॉपर्टी समझेंगे ही नहीं। हाँ। पर उनको समझना चाहिए वही कह रहे हैं कि प्रशासन बहुत कुछ नहीं करता। प्रशासन एक पार्ट है, छोटा सा पार्ट है। हाँ सर, कि एक व्यवस्था जो सरकार ने दी है, या कह सकते हैं कि नागरिकों ने ही दी है, नागरिकों की सरकार है, उसी ने ही सरकार ने व्यवस्था दी है। तो वो छोटा, बहुत छोटा अंश है। हम तो कई बार लड़ते हुए आते हैं लोग हमारे कोर्ट में, तो हम पूछते हैं कि क्या समाज में आप नहीं बैठे थे, रिश्तेदारी में नहीं बैठे थे, बैठना चाहिए था, एक प्रयास और कर लो। उनको 10-15 दिन देते हैं, जाओ बैठ के देखो शायद हाल हो जाए। कई लोग आते भी कि हाँ सर हमारा हाल हो गया, तो सामने के लिखो समझौता करो, ऐसा हो जाता है। तो हम लोगों से ज्यादा पावरफुल सोसाइटी है। तो लेकिन गढ़वा में बदलाव आया है, बदलाव आ रहा है, बौद्धिक स्तर पे बदलाव आ रहा है और संरचनात्मक रूप में, मतलब जिसको इंफ्रास्ट्रक्चरल रूप में कह सकते हैं, और बदलाव आ रहा है। गढ़वा प्रोग्रेस कर रहा है और यहाँ के बच्चे भी और जो नई पीढ़ी है वो यहाँ से बाहर सोच रख रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन के बारे में सोच रहे हैं। कई बच्चे यहाँ से विदेश जा रहे हैं और मतलब बड़ा सोच रहे हैं, ये अच्छी बात है। और सर एक और सवाल, एक लास्ट सवाल है सर से। सर आप यूथ को सर कैसे मोटिवेट करेंगे, मतलब कि जो तैयारी कर रहे हैं, बीच बीच में घबरा जाते हैं, नहीं निकलता एग्जाम और डिप्रेशन भी जाते हैं लोग, तो सर उनको सर थोड़ा गाइड कर दीजिए कि कैसे मतलब वो अपना पढ़ाई को जारी रखें, घबराए नहीं और मेहनत करते रहें, सफलता एक दिन मिलेगी उन्हें। सर आप इस पर कुछ बताइए उन्हें कैसे। देखिए निराशा सभी के मन में आती है। जो टॉपर भी होता है ना, वो भी रिजल्ट आने के पहले रोज सुबह से लेकर शाम तक दिन में 3-4 बार निराशा व आशा में तैरता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। ये ह्यूमन नेचर। और जैसे दिन होता है, रात होती है, उसी प्रकार से पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी भी हमारे मन में आती है। लेकिन उस पॉजिटिविटी को बरकरार रखना, नेगेटिविटी पर हावी रहना, यही अंतर होता है एक जीतने वाले पर और हारने वाले पर। जो जीतता है उस पर भी नेगेटिविटी आती है, बट उस नेगेटिविटी को सरफेस पे नहीं आने देता है, अपने काम में बाधा नहीं बनने देता है। वो रिजिड रहता है कि नहीं कैसे नहीं होगा कैसे नहीं होगा। तो ये अगर आपके मन में आता है नकारात्मकता, तो आपको ये नहीं सोचना कि यार मैं ही क्यों हूँ, मेरे अंदर ही क्यों नकारात्मकता आ रही है। हर व्यक्ति के मन में नकारात्मकता आती है, चाहे वो किसी बिजनेस में हो, किसी प्रोफेशन में हो, किसी एज ग्रुप का हो। क्या आप लोग व्यापारी हैं, आपकी नेगेटिविटी आती होगी कभी कभी, अरे पता नहीं इसमें क्या होगा नहीं होगा। कभी एकदम बड़ा मन खुश रहता होगा, अरे सब कुछ बढ़िया है। तो ये हर किसी के उसमें आता है। अरे हम लोग तो कोई इंसान है, भगवान ने भी जो अवतार लिए हैं इस दुनिया में, उनमें उनको भी आशा और निराशा और सुख और दुख में उनको जाना पड़ा। उससे हम लोगों को हतोत्साहित नहीं होना है, पॉजिटिविटी बरकरार रखना है और ये सोचना है कि मैं अपना बेस्ट कैसे करूं। और ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत कभी बेकार जाती है। जो पुरुषार्थ होता है, जो मेहनत होती है, वो कभी बंजर नहीं जाती है कि आपको लगेगा कि इतना पढ़ लिया अब नहीं होगा तब क्या करें। इसलिए वो कहीं तो काम आएगी ही। जैसे जब 10 साल पत्रकारिता करने के बाद मैंने छोड़ा, तो कुछ समय आया कि यार पत्रकारिता में भी तो बहुत अच्छा करियर था, वो भी दिल्ली का पत्रकार। मैं एकदम से उसको खत्म कर दे रहा हूँ और तैयारी करने लगा। 2-3 महीना हो गया तो मुझे लगा कि यार मैं गलत निर्णय हो गया मेरा। मैंने कहा नहीं, निर्णय मैंने लिया है, उसको सही साबित मुझे ही करना है। और पत्रकारिता वाला जो मैंने 10 साल काम किया है वो मेरा बर्बाद नहीं जाएगा, वो उसका लाभ मुझे यहाँ मिलेगा। और मिला। ऐसे मिला कि जब लिखता था तो एक पत्रकार की शैली तो अच्छी हो जाती लिखने की, संपादकीय लिखता था अपने अखबार का और उससे मेरा राइटिंग स्किल अच्छा हो गया। मुझे कहीं मेंस की कोचिंग नहीं करनी पड़ी कि लिखने के टिप्स कहीं लेने नहीं पड़े।
लोग मेरे से ले जाने टिप्स नहीं देने की स्थिति में था उस समय। जब 10 साल अखबार निकालेगा तो उसको कितना होगा। हाँ सर। तो मुझे मेंस में उसका फायदा मिला। मेंस में लगभग वो टॉपर ही था पूरे स्टेट में, तो उसका फायदा मिला। रही बात जो पत्रकार रहा, तो शायद मैं जिस प्रकार से बोल पा रहा हूँ, हो सकता बाकी अधिकारी इतने फ्लुएंटली नहीं बोल पाएंगे। हाँ सर। क्योंकि हो सकता हाँ सर। नहीं, एक से अच्छे अधिकारी है, हाँ सर। लेकिन शायद ना बोल पाए। लेकिन मैं थोड़ा वोकल हूँ। क्यों? हाँ सर। जो पत्रकारिता की है उससे जो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा, जो समाज में समाज को देखने का नजरिया है, जो आलोचनात्मक की बजाय मेरा समालोचनात्मक है। केवल दंडात्मक नहीं मैं कार्रवाई करता हूँ, क्योंकि मैं पीछे का पहलू देखता हूँ कि अगर एक क्रिमिनल बना है तो क्यों बना है। तो दंड देना तो ठीक है, तुरंत दे दूंगा, मेरे पास पावर है, लेकिन उस दंड देने का उसके परिवार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बच्चों में क्या प्रभाव पड़ेगा, देखता हूँ। शायद वो ठीक हो जाए। अगर वो ठीक हो गया तो उसका अच्छा है, उसको हम मौका दे देते हैं। या तो ये चीजें, वो पत्रकारिता मेरे आज भी काम आ रही है। तो जो जिनको लगता है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, वो निराश नहीं हो। कुछ नहीं तो मान लीजिए आपने जो तैयारी की है, तो आप दूसरों को डिलीवर करने के लिए आप कोचिंग संस्थान बाद में खोल सकते हैं, या दिनचर्या में आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा, जीवन में वो चीज लाभ काम आएगा। इसलिए कभी भी कुछ भी काम करने से पहले आपको ये सोचना कि यहाँ तक कर दिया, अब अगर मेरा नहीं हो तो क्या होगा। जो भी काम किया है उसका रिटर्न आपको मिलेगा, किसी न किसी रूप में मिलेगा। यही सोच करके निराशा को हमेशा हटा देना है। और हाँ, तैयारी करने के लिए या कोई जो भी आपका लक्ष्य है, उस स्तर पर तैयारी करें। जैसे पानी में डूबा हुआ व्यक्ति होता ना, वो घबराता है कि कैसे तड़पड़ा के बाहर निकलता है, उस प्रकार का, उस लेवल की डेडिकेशन चाहिए। आप सोच रहे आज पढ़ लिया, आप ठीक है 2 दिन भूख जाते, परसों फिर पढ़ेंगे, अभी छोड़ देते हैं, अभी थोड़ा मन नहीं है, वैसे नहीं, एकदम लगना पड़ेगा। यूपीएससी में मान लीजिए 5 लाख लोग बैठते हैं, निकलते मान लीजिए 500, एक एग्जाम्पल। तो ऐसा नहीं कि वो 500 उन 5 लाख में सबसे इंटेलिजेंट थे, ऐसा नहीं है। एक से एक इंटेलिजेंट ऐसे होंगे जो यूपीएससी दिया भी नहीं है, एक से एक इंटेलिजेंट ऐसे होंगे जो प्री निकाले भी नहीं है। अंतर सिर्फ ये होगा कि उन 500 का डेडिकेशन बहुत मजबूत रहा होगा, वो कंटिन्यूटी में लगे रहे होंगे, और वो अंत तक उसके एग्जाम हॉल तक उसका अंतिम क्वेश्चन करने तक डेडिकेशन था। अगर कैसे अभी देखते और प्रयास करते, क्या पता है क्वेश्चन ये भी बन जाए, 1 नंबर और आ जाए इसमें। वो अंतिम समय तक उसका मान लो 2 से 5 पेपर है, तो 5 बजे तक उसका संघर्ष। जब 5 बजे पेपर उसका छुड़ा लिया जाएगा तब वो रिलैक्स फील करता है। तैयारी शुरू करने से लेकर के वो पेपर के लास्ट मिनट तक वही लोग टॉपर बनते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो 10th में 44% लेके आए हैं, 12th में 50% लेके आए हैं, लेकिन प्रॉपर IAS बने बैठे हैं। हाँ सर। बहुत सारे क्योंकि इससे आपका नहीं है कि आपने कितनी। और दूसरी बात, बहुत लोग ये कहते हैं कि यार मैं तो 22 घंटा पढ़ता था, 20 घंटा पढ़ता था, ऐसा ये सब फर्जी बात है। कुछ नहीं, आप की जो क्षमताएं हैं उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, ना करना भी नहीं चाहिए, वो बेकार चला जाएगा आपको। अगर क्षमता है ज्यादा आप काम करते हैं तो जितना भी पढ़े आप 2 घंटा भी पढ़ें, उस 2 घंटा में हमने क्या हासिल किया, अपने वैल्यू एडिशन क्या किया, अपना हमारा नॉलेज है, या जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा के परिणाम तक जाने में आज हमने उस 2 घंटा में कितनी जर्नी और पास नजदीक आ गए। तो आपको रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ना है, क्वालिटेटिव पढ़ना है, क्वांटिटेटिव नहीं पढ़ना है। और ये सब लोगों के चक्कर में नहीं आना कि मैं तो 18 घंटा पढ़ता था, चाहे 18 घंटा में आप बीमार पड़ जाए। अगर 4 दिन 18 घंटा पढ़ लिया, 4 दिन आप बीमार पड़े, बात तो वही एवरेज 9 पे आ गई, 9 घंटा पे आ गई। 1 घंटा से कोई मतलब नहीं। और निराशा में कभी नहीं आना है, अपने डेडिकेशन से पढ़ें। प्रकृति, आप ईश्वर को मानते हैं, जिसको मानते हैं, आस्तिक है या नास्तिक है नहीं पता, बट प्रकृति को तो हर कोई मानता है। प्रकृति हमेशा न्याय करती है। अगर आपने मेहनत किया है आपको परिणाम मिलता है। अब आपको खुद पता रहेगा कि हम कितनी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे रिटर्न आपको जरूर मिलेगा। जितने लोग देख रहे हैं आपके, उन सबको, सारे खासकर यूथ को, सारे स्टूडेंट्स को, सारे एस्पिरेंट्स को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। और आपने मुझे बुलाया इसके लिए बहुत धन्यवाद। आपकी पूरी फैमिली को, सारे लोग बैठे हैं और बहन आपकी बैठी हैं जिनका सब बनाया हुआ है, सब ये रचनात्मकता बनी रहे आप लोगों में। कुछ नया करने की ललक, नया करने की जो इच्छा है वो हमेशा बरकरार रहे। बस वही आदमी के अंदर, आदमी को मोटिवेशन देता है। जिस दिन आपको लगे कि अब नया हम कुछ कर नहीं सकते हैं, तो वही मोटिवेशन आपका बंद हो जाएगा। कुछ नया करते रहिए और अपने लिए, समाज के लिए और देश के लिए हम सब कुछ अपना बेस्टेस्ट करें। ये हम लोग सब संकल्प लें। सभी युवाओं से मेरी यही अपील है। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।